नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक तरफ जीत के लिए बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अगर बात करें विपक्षी दल की, तो विपक्षी पार्टियों का अभी उम्मीदवारों के नाम पर ही पेंच फंसा हुआ है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने 10 सीटों में से 6 पर कांग्रेस के पूर्व नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाते हुए हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था। हालांकि इस कुछ महीनों पर हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके चलते हरियाणा की राजनीति में राज्य की 10 लोकसभा सीटों को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि हर साल में 10 सीटों को फिर से हर हाल में हासिल किया जाए, और इसके चलते बीजेपी ने राज्य की 6 सीट पर कांग्रेस से आए नेताओं पर दांव खेला है। पार्टी के संगठन में इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अभी तक अपने चेहरे नहीं खोले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी ने 1 सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां शामिल हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस अभी तक अपने 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। और वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता का नाम घोषित कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में इस बार 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे और अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से एक आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर, जो कि सिरसा से अब चुनावी मैदान में उतरे हैं बीजेपी के दम पर, और बीजेपी ने अपने 10 के 10 कैंडिडेट्स के नाम हरियाणा में घोषित कर दिए हैं। तो वहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम के सामने नहीं लाया है। उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की है अपने प्रत्याशियों की। वहीं इनेलो ने कुरुक्षेत्र से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लगातार पार्टियों की बैठकें भी जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है और सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। वहीं आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपने बैठकें कर रही हैं। सभी पार्टियां लोगों से मिल रही हैं, जनता से जाकर संवाद कर रही है, अपने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर रही हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपने 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। विपक्षी पार्टियों का अभी उम्मीदवारों के नाम पर पेंच फंसा हुआ है। यह भी आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी में 10 सीटों में से 6 सीटों पर पूर्व कांग्रेसी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चौंकाते हुए हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, और इस बार भी बीजेपी का यही मकसद है कि वो 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करे और 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करे, और बीजेपी इसकी पूरी तैयारी में जुटी हुई है।
तो इसी चर्चा पर विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, आपका स्वागत है। और विजेंद्र, आपसे मेरा सवाल है कि कल जो है गुरुग्राम में इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई, कौन कौन नेता इस इलेक्शन कमीशन की बैठक में शामिल हुए और क्या कुछ बातों पर चर्चा हुई, हमें जानकारी दीजिए। देखिए, लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति में जुट गई है। अभी फिलहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी तक जो गुरुग्राम लोकसभा सीट से कोई भी प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतारा है। हालांकि 31 तारीख को, ये आने वाली जो 31 तारीख है मार्च, वहां महागठबंधन की रैली होने जा रही है जो कि दिल्ली में होगी और ये दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की रैली सफल होगी और इस बार कुछ न कुछ तख्ता पलट गठबंधन करेगा। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 10 सीट पे एक भी प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं उतारा है और गुरुग्राम लोकसभा सीट पे भी जद्दोजहद चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसने पूरे प्रत्याशी 10 की 10 लोकसभा में उतार दिए हैं और अभी से वो चुनावी प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल भी 2 दिवसीय बैठक हुई थी। जो प्रभारी क्लस्टर तमाम जो नेता थे बड़े, वो कल गुरु कमल ऑफिस पहुंचे थे, वहां पर बैठक की थी, चिंतन मंथन किया था किस तरह से जो भाजपा है वो 10 की 10 सीट पर किस तरह से विजय प्राप्त करे। इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में पहुंचे थे। जो नायब श्रेणी मुख्यमंत्री वो बैठक में पहुंचे थे। तमाम मंत्री, नेता और तमाम कई नए जो कैबिनेट में भर्ती हुए मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं। फिलहाल जो कांग्रेस है वो अभी तक पत्ते नहीं खोल पाई है। जी विजेंद्र, अगर बात करें कि हाल ही में सावित्री जिंदल भी बीजेपी पार्टी में शामिल हुई हैं और उनको सदस्यता ग्रहण कराई गई है बीजेपी पार्टी की, और नवीन जिंदल भी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, तो इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी में कोई चिंतन जारी है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी में लगातार ऐसे जो है उनके प्रत्याशी अगर छोड़ते रहे, उनके कार्यकर्ता अगर लगातार उनकी पार्टी को छोड़ते रहे, तो ये तो फिर बहुत ही उनके लिए चिंतन की बात होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, अक्सर ऐसे देखा गया कि जब पिछली बार का लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 में, जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो तमाम कांग्रेस के नेता भाजपा में चले गए थे। कहीं ना कहीं उनको टिकट दिया गया था और उसके बाद वो जीत भी गए थे। तो चुनावी समर है, ऐसे में तमाम पार्टियों के नेता जिस तरह से मौका परस्ती भी देखी जाती है राजनीति में कि अगर टिकट दूसरी पार्टी नहीं दे रही है, अगर एक लोकसभा से 2 दावेदार हैं तो कहीं ना कहीं एक दावेदार को टिकट दी गई, दूसरे को नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी की तरफ रुख करता है। ये भी राजनीति में देखा गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो चिंतन मंथन कर ही रही है। जिस तरह से भाजपा लगातार जीत का दावा कर रही है, अभी तक उन्होंने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के मैदान में नहीं उतारे, लेकिन भाजपा ने 10 के 10 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और उनका रैलियों का दौर भी शुरू है। लगातार वो चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ना तो रैली कर पाई है, ना ही कोई बड़ा लोकसभा में कोई इस तरह की तैयारी कर रही है। जी ठीक है विजेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक विशेषज्ञ हुकुम सिंह भाटी भी हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा पर। आपका बहुत स्वागत है हुकुम जी, और आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी, बतौर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप, कि लगातार जो है हम खबरों में देख रहे हैं कि कांग्रेस से नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, फिर और बीजेपी उन्हीं को प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर रही है। तो ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान का बात है अगर हरियाणा की हम बात करें, और कांग्रेस पर इसका अगला एक्शन क्या हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने 9 की 9 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी नहीं की है, वहीं बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई है। देखिए, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड में है, लेकिन कांग्रेस की कहीं कोई तैयारी कहीं नजर नहीं आती है। अब इसकी कुछ ठोस जो कारण है कि संगठन नहीं होना, कहीं ना कहीं नेतृत्व का भी इसमें पकड़ जो है कोई ढीली नजर आती है। तो ये सब कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर कर पाई। केवल इनका अलायंस का एक आप पार्टी से जो कैंडिडेट है वो कुरुक्षेत्र से एक डिक्लेयर हुआ है। 9 की 9 पार्लियामेंट्री क्षेत्र इनके अभी खाली पड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, बढ़त भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो पिछले 6 महीने से चुनावी मोड में है और निश्चित तौर पर देखिए जनता भी इन सब चीजों को जो है
गिनती में लेती है, भाई कौन एक्टिव है, कौन काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास अब गिनाने के लिए बहुत कुछ है। जो काम यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी वो सिलसिले वाइज गिनाती है। कांग्रेस के लोग अक्सर कहते हैं कोई एक काम गिना दो, एक काम। अब गिनाने के लिए इतने सारे काम हैं और कांग्रेस को तो अब निश्चित तौर पर अब अगर और अभी डिक्लेयर नहीं किया तो बहुत पीछे चली जाएगी। उसकी भरपाई करना भी मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। दूसरी, अगर मैं विपक्ष की बात आईएनएलडी की करूं तो आईएनएलडी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, यद्यपि उन्होंने कुछ कैंडिडेटों की घोषणा वो कर रहे हैं और लेकिन उनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। इसलिए चुनाव तो बीजेपी वर्सेज ही रहने वाला है, सामने कांग्रेस ही नजर आती है। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारियां नहीं है वो बैकफुट पर है और निश्चित तौर पर अभी जो जीत नजर आती है 10 की 10 पार्लियामेंटों में, वो भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है। और चुनावी समीकरण अभी मतलब कोई बहुत अच्छे या कांग्रेस के कोई शुभ संकेत नहीं है। जी हुकुम जी, अगर बात करें नेताओं की, जैसे कि अगर रंजीत चौटाला हो गए, अशोक तंवर हो गया, नवीन जिंदल हो गए, अब सावित्री जिंदल, जिनकी अभी खबर आई है कि ये लगातार बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य कारण हो सकता है? ये देखिए, मुख्य कारण तो जैसे रंजीत चौटाला है, वो तो पिछले जो है 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, साझेदार हैं, उन्होंने तो पहले दिन से ही समर्थन दे दिया था। लेकिन जैसे अशोक तंवर की मैं बात करूं, नवीन जिंदल की बात करूं, तो इन लोगों को क्योंकि कांग्रेस में जो सम्मान के ये हकदार हैं वो सम्मान नहीं दिया गया। और अशोक तंवर का तो जिस तरह से लाठियां भांज के कांग्रेस के लोगों ने वहां उनको पीटा, जिस तरह से जो है नेतृत्व ने उसका कोई ठीक से संज्ञान नहीं लिया। ये कांग्रेस में जो वर्चस्व की लड़ाई, आज भी वर्चस्व की लड़ाई है। आज जो है लोग कह देते हैं कि ये हुड्डा की कांग्रेस है, ये किरण चौधरी की कांग्रेस है, ये जो है अशोक तंवर उस समय थे तो भाई इनकी कांग्रेस भी गिनी जाती थी। तो ये इसलिए कांग्रेस में अलग अलग खेमे बंदी है। अशोक तंवर निश्चित तौर पर क्योंकि जो सम्मान चाहते थे, जो मिलना चाहिए था, वहां उनको नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए उनको आते ही एक अच्छा सम्मान उनको दिया है और सिरसा से उनको कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो पार्टी के जो एक अच्छे नेता है, कोई भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, वो अपना सम्मान सबसे पहले चाहता है। दूसरी बात, वो अपनी सीट सुरक्षित चाहता है। 2 ही पैरामीटर राजनीति के, तीसरा कोई पैरामीटर नहीं है। बाकी कोई और ऐसा कोई विशेष बात नजर नहीं आती। तो वो चीजें बीजेपी में मिली है, बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बढ़ाया है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता मोहनलाल बड़ौली हैं, उनको टिकट देकर के उनको आगे बढ़ाया। बंतो कटारिया है, वो महिला मोर्चे से उन्होंने काम शुरू किया और प्रदेश सतर तक और जो है वो काम करती रही। आज मान लिया वहां से जो रतनलाल कटारिया जो गुजर गए थे, उनके बाद जो है उनको सम्मान दिया है। तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए एक बहुत अच्छे क्रेडिट का काम करेगा और निश्चित तौर पर जनता इसका भाजपा को इसका समर्थन भी देगी, ऐसा अभी जो है बिल्कुल जान पड़ता है। ठीक है हुकुम जी, ये तो हमने बीजेपी से भी सुना है कि उन्होंने कह दिया है साफ तौर पर कि आप जिस भी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम आपको उसी सीट से प्रत्याशी बनाएंगे। आप अगर हमारी पार्टी में शामिल होकर लड़ना चाहते हैं तो आप बेशक लड़ें। तो चलिए, इसी चर्चा पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी जी, बैठकें हुई हैं इलेक्शन कमीशन की 2 दिन और उसमें बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में, हमें आप जानकारी दे पाएं? देखिए, ये तो जो चर्चा होती है, जो इसके नियम होते हैं, उसी नियमों पे चर्चा होती है, उसमें कोई अलग से बात नहीं होती। जब भी चुनाव होते हैं, इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। और दूसरा, मैं आपको ये बताऊं, हरियाणा प्रदेश में जो अब लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में भी 10 सीटें हैं। हमारी पार्टी 10 की 10 सीटें चुनाव जीतेगी और दूसरी पार्टी के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। उनका इतना बुरा हाल हो गया। कांग्रेस पार्टी जो 15-20 साल पहले टिकट मांगने वालों की रेस होती थी, 10-10, 20-20 लोग टिकट मांगने वाले होते थे, आज टिकटें फेंक रहे हैं।
शैलजा कह रही है मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगी, विधानसभा का लड़ूंगी। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। ना दीपेंद्र लड़ रहा है, ना सुरजेवाला लड़ रहा है, कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो मुकाबला तो कहाँ से होगा। दूसरा एक मैं दूसरी बात भी सुन रहा था कि दूसरी पार्टी के लोगों को एडजस्ट करने की बात है। देखिए, हमारी तो सरकार है 9.5 साल से, हमने तो सबको मान सम्मान देना है, सबका साथ सबका विकास करना है। और जो दूसरे लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो तंवर की टांग ही तोड़ दी थी और किस तरह से बेइज्जत करके धक्के मार के निकाल दिया था। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि जो आदमी जहाँ जिसको कोई दिक्कत होती है, सरकार को उसका सॉल्यूशन करना होता है। और अगर अच्छे लोग हैं, वो किसी जाति की वजह से कोई पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, तो उसको हमें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे यहाँ तो साफ सुथरे लोग हैं। और दूसरे पार्टी के, देखिए आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा प्रदेश में एक लहर चल रही है। उनकी कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर सभी पार्टियों के नेता और भारतीय जनता और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता उनकी तरफ आकर्षित हो रही है। अगर सब लोग उनकी नीतियों में विश्वास करते, कोई भी आदमी हमारी पार्टी में आना चाहता है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह तो है नहीं कि भाई इसको नहीं लेंगे, इसको धक्के मार के काट दो, और क्या नाम है, कभी शैलजा को अपमानित करके उसको प्रधान पद से हटा दो, कभी तंवर की टांग तोड़ दो, कभी किसी का बोलते हैं, कभी किसी का बोलते हैं। तो देखिए, ये पार्टी तो एक डूबता हुआ जहाज है। आज मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ, कितने हद की बात है। एक ऐसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी कहने का काम करती है, उसके नेता खड़गे और राहुल बराबर में, जिसने 35-1 का काम किया था, हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया था, उसके हाथ मिला करके उसकी इस तरह से पलके बिछाए हुए थे जैसे कोई बहुत बड़ा नेता आ रहा है, और उसको शामिल करने का काम किया। ये लोग तो फिर से हरियाणा प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको समझती है, इनकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है, इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। ठीक है भूपेंद्र जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा भी लगातार बने हैं इस चर्चा पर, उन्हीं से जवाब लेना चाहेंगे। आपका स्वागत है पहले तो केवल जी, और आपसे बिल्कुल जवाब लूंगी मैं पहले जो भी सवाल हमसे भूपेंद्र जी ने किए हैं। लेकिन एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि लगातार जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, क्यों दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ऐसी क्या खामियां हैं जो लगातार नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से निकलकर? रणजीत चौटाला की बात करें, नवीन जिंदल की बात करें, अशोक तंवर तो चलो आम आदमी पार्टी से थे, फिर अगर बात करें सावित्री जिंदल जो भी हाल ही में अभी जो पार्टी में ज्वाइन हुई है, राव इंद्रजीत और धर्मवीर 2014 में हालांकि ज्वाइन हुए थे। तो ये ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में जो नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? देखिए, नवीन जिंदल तो खुद अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि मैं 10 साल से सक्रिय नहीं था। वही सावित्री जिंदल जी भी है, वो भी सक्रिय नहीं थी। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और इंडिपेंडेंट एजेंसियों के थ्रू बीजेपी जो शरारतपूर्ण तरीके से गर्दन पे वार करके नेताओं को इधर से उधर ले जाने का काम कर रही है, असल में मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी तो को आपका कहने का क्या मतलब है केवल जी, आपके जो नेता हैं उन पर भी कोई इल्जाम लगाया गया था, इसलिए वो बीजेपी में डर के मारे शामिल हुए हैं? जी, इल्जाम लगाया गया था, वही तो बता रहा हूं मैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एजेंसियां इसीलिए छोड़ रखी हैं कि वो सब पे एक तरह से उसकी गर्दन पे वार करें और उनको उठा के ले जाए। आपको मैं बताना चाहता हूँ ना, जितने पलटी मार नेता हैं वो सारे के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। पलटी मार कौन कौन से हैं? विश्वा शर्मा, अजीत पवार, इसी तरह से जितनों के ऊपर एकनाथ शिंदे। नहीं, फिलहाल तो हम हरियाणा की बात करेंगे। फिलहाल तो हम केवल जी कि हरियाणा में भी क्या पलटी मार नेता, सारे पल्टी मार आप घोषित कर देंगे सभी नेताओं को, या फिर ऐसी कोई खामियां तो कांग्रेस में भी होगी ना जिसकी वजह से नेता छोड़ रहे हैं पार्टी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हरियाणा के नेता भी बताता हूँ। अशोक तंवर जी कांग्रेस में थे, 5 साल 8 महीने पर पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे, एनएसयू पे हेड रहे। हाँ, अगर वो पार्टी इलेक्शन नहीं जीतते तो कांग्रेस का क्या कसूर? अगर उनकी छवि नहीं थी अच्छी तो कांग्रेस का क्या कसूर? वो फिर यहाँ से पलटी मार के पार्टी का तो बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ होता है किसी कैंडिडेट के हारने और जीतने में। ये तो आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस का क्या कसूर? पार्टी का हाथ होता है, लेकिन पार्टी तो वहीं खड़ी है, पलटी मार भागते हैं। पलटी मार जो है, पहले आईएनएलडी में गए, फिर जेजेपी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए,
आम आदमी पार्टी से कूद करके अब बीजेपी में चले गए। तो ये पलटी मारनी है तो और क्या है? जब 4 पार्टियों से पलटी मारी जाती है तो उसको पलटी मार नहीं कहेंगे क्या? अच्छा, दूसरे पे आए, नीतीश कुमार को देखें, पहले बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में वापस। फिलहाल हम हरियाणा की बात करेंगे केवल जी, हरियाणा जी। अब वो सब बहुत अलग मुद्दा है, वहां तक हम नहीं जाएंगे। फिलहाल सिर्फ हरियाणा में बात करेंगे। हरियाणा में लगातार जो नेता है पार्टी छोड़ रहे हैं। आप हरियाणा सुनना चाहते हो तो मैं हरियाणा सुनाता हूँ। लोकसभा का चुनाव है, वो देश का चुनाव है, वो हरियाणा का चुनाव नहीं है। देश के चुनाव में सारे जितने पलटी मार है वो भाजपा के अंदर मोदी जी के पास बैठे हैं, और जो कांग्रेस खड़ी है वो 28 पार्टियों के साथ एक तरफा पूरे सशक्त उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। इसीलिए मोदी जी डरे हुए हैं, और मोदी जी का डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईडी सीबीआई की एजेंसियां अलग मामला हो गया। एक मामला इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला आपके सामने हाल ही में आ गया कि इन्होंने किस तरह से गर्दन पे वार रख के कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और अपने खातों में जमा करवाए। गो भगत बने हुए हैं मोदी जी, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला तो केवल जी उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अलग है, उसपे तो पार्टियां सभी शामिल हैं। आप ऐसे नहीं कह पाओ कि एक उंगली आप किसी को उठाएंगे तो पीछे 4 उंगलियां आप पे भी उठती है, वो बात अब अलग ही है। आप 4 उंगलियां जी, 4 उंगलियां उठाने के लिए सभी हमारे पे तत्पर रहते हैं, लेकिन 5 जो उंगलियां मोदी पे उठ रही हैं उन पे जवाब नहीं चाहिए। उन पे भी चाहिए, उन पे भी रखे जवाब आप, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है किसी की गर्दन के ऊपर बंदूक रख के उससे पैसा लेना एक्सटॉर्शन कहलाता है। उसको हम चंदा लेना जो गुनाह नहीं है, लेकिन चंदा किसी की गर्दन पे बंदूक रखकर अगर लिया जाए। ठीक है केवल जी, समय की पाबंदी है, इसलिए शॉर्ट में आपसे मैं कमेंट चाहूंगी जी, शॉर्ट में आपसे कमेंट चाहूंगी, फिर आपका जवाब मैं बिल्कुल भूपेंद्र जी से लूंगी जो हमारे साथ लगातार बने हुए। खाते में आता है वो एक्सटॉर्शन मींस गुनाह के खाते में आता है। तो मोदी जी जो गुनाह कर रहे हैं उसका तो अभी भांडाफोड़ होना है ना। अभी मोदी जी ने जो गुनाह किया है वो जो खातों में पैसे जमा हो रहे हैं, पाकिस्तान की HUB कंपनी का पैसा जो खाते में जमा हो रहा है, इस गुनाह के बदले में कितनी सजा होगी, कैसे होगी, ये सारी देखने वाली बात होगी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है केवल जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास समय की फिलहाल पाबंदी है, इसलिए मैं आपसे और कमेंट फिलहाल नहीं ले पाऊंगी। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं विजेंद्र कुमार, उनसे मैं क्लास कमेंट लेना चाहूंगी। विजेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से मुझे एक बात बताइए कि धरातल पर पार्टियों की किस तरह से रणनीति दिखाई दे रही है, जनता के बीच जाके पार्टियां किस तरह से तैयारियां कर रही हैं, कितने पार्टी कितनी सतर्क नजर आ रही है अगर बात करें ग्राउंड जीरो से? देखिए, फिलहाल अभी तो अगर हम गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो भाजपा ही नजर आ रही है। अभी जिस तरह से प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे गए हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार ये आरोप भी लगाती आ रही है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, गुटबाजी है, अलग अलग तीन गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो और सबसे बड़ी बात है, संगठन अभी तक नहीं बन पाया, काफी साल हो गए हैं। अशोक तंवर जिस वक्त पार्टी में थे तब से ही संगठन की बात चल रही थी, लिस्ट बनती थी, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती थी। तो भाजपा लगातार ये कह रही है जिस पार्टी के पास अभी तक संगठन नहीं है वो हमसे कैसे मुकाबला करेगी। तो कहीं ना कहीं भाजपा लगातार जो विपक्ष है उसको इस तरह से घेरती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से गुरुग्राम लोकसभा की बात करें तो भाजपा लगातार अब तैयारी कर रही है और कांग्रेस भी जल्द प्रत्याशी अपना उतार सकती है। 31 मार्च को दिल्ली में रैली होने जा रही है महागठबंधन की, तो वहां उसके बाद से हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसको चिन्हित कर लिया जाए। जी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। केवल डिगरा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र कहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा पर, और हुकुम सिंह भाटी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। जैसे कि इस चर्चा पर आज बात करने से यही तो इतना समझ में आया कि बीजेपी बिल्कुल सक्रिय है और बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में है 10 की 10 लोकसभा सीटों को इस बार जीतने के लिए। अब वक्त ही बताएगा कि कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल करता है। तो फिलहाल आज के इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।